दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। आज हम आपको अकबर बीरबल की नई मजेदार कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, कहानी बिल्कुल नई और मजेदार है, आखिरी तक जरूर सुने। दोस्तों, एक बार की बात है, दिल्ली नगर में एक बड़े सुप्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्रेष्ठाचरण से दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। पंडित जी का स्वभाव था कि वे बिना समझे बूझे किसी कार्य में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को मुख से एक बार कह देते उसको प्राणपण से पालन करते थे। उनसे उनका भृत्य समुदाय सदा भयभीत रहता। एक दिन ऐसो घटना घटी जब उक्त पंडित जी चौके में बैठकर भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में परोसे खाद्य पदार्थ में एक बाल निकला, जिस कारण पंडित जी को बड़ा रंज हुआ और अपनी स्त्री को संबोधित कर बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहलो चूक के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु फिर यदि ऐसो असावधानी करोगी, खाद्य पदार्थ में बाल निकलेगा तो तुम्हारे सिर के बाल मूड लूंगा। हरी इच्छा भावी बलवाना। यद्यपि बिचारी स्त्री अपने स्वामी का जिद्दो स्वभाव समझकर बराबर भयभीत रहा करती थी और भोजन बनाने व परोसने के समय अपने बालों को खूब संभार कर बांधे रहती थी, परंतु होनी को कौन रोक सकता है, वह तो होकर ही रहती है। कुछ दिनों एक दिन जब युक्त पंडित जी फिर भोजन करने बैठे तो उनकी खाद्य सामग्री में एक बाल निकला। पंडित जी बहुत नाराज हुए और अपने स्त्री का बाल मुड़ा देने के लिए नाई को बुलवाया। अपने स्वामी को नितांत क्रोधित देखकर स्त्री ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। पंडित जी ने हजारों डांट फटकार सुनाई, परंतु स्त्री ने किवाड़ नहीं ही खोला। इतना सब हो जाने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर तुले ही रहे। स्त्री ने सोचा, अब इस प्रकार काम चलना कठिन दिख पड़ता है, कोई उपाय तत्काल करनी चाहिए। उसने एक आदमी को पोहर भेजकर अपने भाइयों को सहायता के लिए बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते सुन उन्हें अपने बहनोई के हठवादिता पर बड़ा खेद हुआ और उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। इतने में उसके बड़े भाई को बोरबल से पुराना परिचय होने का स्मरण हो आया। वह तत्क्षण बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए बीरबल के घर पहुंचा। उस समय बीरबल चारपाई पर पड़े 2 पुस्तक पढ़ रहा था। अपने मित्र का संदेशा सुन उसे पास बुलाकर उसका कुशल समाचार पूछा। वह अपने बहन की दुर्दशा का आद्योपांत कारण बतलाकर बोला, मैं आपसे अपने बहन के उद्धार की तरकीब बूझने आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोला, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपने बहनोई के पास इस ढंग से जाओ मानो कोई मर गया हो, तब तक मैं भी आ पहुंचता हूँ। उधर पंडित जी स्त्री के द्वार न खोलने पर क्रुद्ध होकर नौकरों से कहा, अभी बढ़ी को बुला लाकर दरवाजे को तोड़ डालो। इसी बीच वे चारों भी नंगधड़ंग सिर खोले आ पहुंचे। इनके आने के थोड़ी देर पश्चात बीरबल भी शवदाह का सब सामान लिए हुए आया और पंडित जी के पेन द्वार पर टिकठी बांधने लगा। उधर स्त्री के भाइयों ने पंडित जी को जबरन चारों तरफ से कपड़े से ढककर कफनी याना प्रारंभ किया। जब पंडित जी ने चींचप्पड़ मचाया तो वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो, बिना पहले तुम्हें कफनियाए किसकी मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। वे पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर बादमियों की जमघट सी लग रही थी। अपने पड़ोसियों के सामने अपनी ऐसी दुर्गति देख पंडित जी का सिर लज्जा के बोझ से दब गया और अपनी रहाई के लिए चारों सालों से अनुनय विनय करने लगे। उसकी स्त्री समीप की कोठरी से छिपकर सारी दुर्दशाएं देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्मसागर में गोते मारने लगा। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों नहीं देख सकती। वह मेरा देवता है, उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। पति की हंसी कराकर उल्टाएं भले ही प्रसन्न हो सकती हैं,
परंतु पतिपरायणा नहीं। वह कपाट खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से उसे छोड़ देने का आग्रह करने लगी। भाइयों को बहन कहने पर अमल न करते देख बीरबल स्वयं उनसे क्षमा प्रार्थी हुआ और उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। अंत में उन्हें अपनी हठधर्मी पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। इस स्वांग से बीरबल का अभिप्राय था कि पति के जीवितावस्था में स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता था। पहले पति मर ले तो स्त्री का मुंडन किया जाए। बीरबल पंडित जी को छोड़वा और उनकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट गया। चारों भाई अपनी बहन के घर मेहमानी करने के लिए टिक रहे। धन्य है हमारी उन भारत ललनाओं को जो आने पर कठिन संकट उठाकर भी पतिव्रत की रक्षा करती हैं। ऐ देवियों, पति से कष्ट उठाकर भी पति सेवा करना तेरा ही काम है। अपने पति को कष्ट में देख भला तुम कैसे सहन कर सकती हो। पति को ईश्वर तुल्य मानकर पूजन करने वाली संसार प्रसिद्ध एकमात्र भारत ललना ही है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। ऐसा देखा जाता है कि बादशाह को हंसी मजाक से बड़ा प्रेम था। इसी कारण बात बात में उससे और बीरबल से हंसी हो जाया करती थी। हंसी हंसी में अक्सर बादशाह क्रुद्ध भी हो जाता, परंतु बीरबल कभी क्रोधित नहीं होता था। इस बात को मन में विचार कर बादशाह ने बीरबल को क्रोधित करने की एक नई युक्ति निकाली। वह बोला, बीरबल गाय राधत। तब उत्तर में बीरबल ने कहा, बादशाह शूकर रांधत। बीरबल तो बादशाह के मुख से उपरोक्त पहेली के निकलते ही उसका अर्थ समझकर क्रोधित न हुआ, परंतु बादशाह क्रोधित हो गया और बीरबल से बोला, तुम मुझे मजाक के बहाने शूकर खिलाते हो। तब बीरबल बोला, आप भी तो मुझको गाय खिलाते हैं। बादशाह अपने काफिये का अर्थ बदल कर बोला, मैं तो तुम्हें राधते वक्त गाने को कहा था। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, भला मैं शूकर राधने को कब कहा था। मैं तो कह रहा था कि बादशाह शूकर रखाए। यानी आप शुक तोते की रखवाली करते हैं। आप बिना अर्थ समझे अकारण क्रोधित होते हैं। बादशाह निरुत्तर हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक बार की बात है, राजा अकबर व उनके प्रिय बीरबल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। इसके चलते राजा ने बीरबल को राज्य से दूर जाने की सजा दे दी। इस परिस्थिति में भी बीरबल ने हार न मानी और उन्होंने अन्य गांव जाकर वेश बदलकर खेती करना शुरू किया। अब वह एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में बीरबल को याद करने लगे थे। जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की कमी खूब खलती थी। एक दिन राजा अकबर से रहा न गया। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बीरबल को ढूंढ लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा अनुसार हर गांव, हर गली में बीरबल की खोज शुरू की गई। सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन वे बीरबल को ढूंढ न सके। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े निराश हुए। अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा, उसे इसके बदले एक बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा। सभी गांववासी राजा के इस अजीबोगरीब आदेश को सुनकर परेशान थे। सभी यह सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह एक बर्तन में भरा जाए। बुद्धि तो सभी के पास उपलब्ध थी, लेकिन उसे किस तरह एक बर्तन में डालना है, यह सोचकर सभी परेशानी में थे।
ऐसा न कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन को कीमती हीरे जवरों से भरना था, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। वहीं जिस गांव में बीरबल एक सामान्य किसान का वेश बनाकर रह रहे थे, वहां भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां बीरबल आए और उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए इस काम की बागडोर बीरबल को सौंपी गई। उस वक्त गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था। बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में डाला। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। जैसे ही बर्तन तरबूज से पूरा भर गया, बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया। साथ में यह संदेश भी भेज कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को बर्तन को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही राजा ने तरबूज से भरा हुआ बर्तन देखा, वह उसे निकालने की शर्त सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बीरबल का ही हो सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को अपने साथ वापस लाने के लिए गांव की ओर चल दिए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई न कोई जवाब जरूर होता है। हमें केवल थोड़ा हटकर सोचने की जरूरत होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 दिल्ली नगर एक बड़ा शहर है। उसमें सभी श्रेणी के मनुष्य निवास करते हैं। इसी शहर में एक अति दोन मनुष्य भी रहता था। यह बड़ा कंजूस था। कंजूसी के कारण धीरे दो इसके पास बहुतेरी मुहरें इकट्ठी हो गई। जब उसे मुहरों को घर में रखने से चोरी हो जाने की आशंका हुई तो उनको एक छोटे से बक्स में बंद कर एक विस्तृत मैदान में आशा पल्लव के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ आया ताकि उसे कोई चुरा न सके। उसकी देखरेख करने के लिए कभी दो उस वृक्ष तले जाकर गुपचुप लौट आता। एक दिन उसका द्रव्य वहां से गायब हो गया और जब वह नित्य के अनुसार पेड़तले अपना द्रव्य देखने गया तो क्या देखता है कि वह जगह खुदी पड़ी है, वहां द्रव्य का नामो निशान तक नहीं है। मारे चिंता के छाती पोट दो कर रोने और चिल्लाने लगा। इस प्रकार बड़ी देर तक कुहुक दो कर रोता रहा। जब थककर लाचार हो गया तो हृदय को ढांढस देते हुए कुछ शांत हुआ। वह रात्रि चिंतना करते ही बीत गई। दूसरे दिन साहस कर बादशाह की अदालत में गया। वहां के कुछ दरबारियों की सम्मति से एक कागज पर अपनी विपत्ति गाथा लिखकर बादशाह के पास पेश किया। बादशाह उसका समाचार पढ़कर बड़े चिंतित हुए। सुमड़ा उनके सामने और भी फूट फूट कर रोने लगा। इसकी चिल्लाहट और रुलाई से सारा दरबार घबरा उठा। सब लोग अपना दो कामकाज बंद कर एकमात्र उसकी दर्दभरी रुलाई सुनने लगे। बादशाह के पूछने पर उस दुखित सुमड़े ने अपना आद्योपांत समाचार कहकर गिरवागड़ाता हुआ बोला, गरीब परवर, मैं बेहद लुट गया। मेरे निर्वाह के लिए अब मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। क्योंकर जीवन रक्षा करूंगा। बादशाह का हृदय पिघल गया। खजांची को हुक्म दिया, जब तक इसका द्रव्य नहीं मिलता तब तक इसे खाने पहनने को दरबार से दिया जाए। फिर सुमड़े को जांच कराने की तसल्ली देकर बादशाह ने दूसरा कार्यारंभ किया। जब सब कामों से निश्चिंत होकर बादशाह और बीरबल संध्या समय एकत्रित हुए तो बादशाह सुमड़े के संबंध की बातें बतलाकर बोला, बीरबल, इसका खोज कराना बड़ा जरूरी है। यदि धनन मिला तो सुमड़ा रोते दो अपना प्राण गवा देगा। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, मैं खोज कराकर उसका द्रव्य यथाशीघ्र ढूंढ निकालने की कोशिश करूंगा।
तब बादशाह को कुछ शांति मिली और फिर बीरबल के सहित महल में दाखिल हुआ। वे एक अलग कमरे में बैठकर आपस में गुप्त परामर्श करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल को एक युक्ति सूझी और वह उसे बादशाह से कहकर सुनाया। उसकी युक्ति से बादशाह भी सहमत हो गया और उसे तत्क्षण कार्यान्वित करने के लिए बीरबल को आज्ञा दी। बीरबल का कार्यारंभ हुआ। वह बहुतेरे वैद्य हकीमों को बुलावा भेजा। जब वे आए तो उनसे पूछा, आपको जड़ी बूटियों का हाल भली भांति मालूम है? यदि न भी मालूम हो तो एक हफ्ते में छानबीन कर बतलावे कि आशा पल्लव की पत्तियां और उसकी जड़ किन किन दवाओं में काम आती है। बीरबल की आज्ञा मानकर सब वैद्य लौट गए और घर पहुंचकर उसके अनुसंधान में यथाशक्य कोशिश करने लगे। जब सप्ताह का अंतिम दिन आया तो अपनी अपनी सम्मति देने के लिए दरबार में उपस्थित हुए। सबों ने अपनी खोज का पृथक दो वर्णन किया, परंतु बीरबल के मतलब की बात किसी ने नहीं बतलाई। तब उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ वैद्य बोला, दीवान जी, आपकी आज्ञानुसार मैंने भी अपने भरसक अनुसंधान किया है। बड़ी खोजबीन के पश्चात मुझे निघंटु से एक बात मिली है। सुश्रुत और निघंटु में लिखा है कि आशा पल्लव के पत्ते का चूर्ण बनाकर देने से पीलिया रोग वाले को तत्काल आरोग्य लाभ होता है और जलंधर वाले रोगी को इसकी जड़ की धूनी देने से जलंधर का रोग जड़ से जाता रहता है। बीरबल ने पूछा, क्या आप बतला सकते हैं कि इस महीने के अंतर्गत कितने लोग जलंधर के रोग से ग्रसित हुए थे और उससे बचने के लिए उन रोगियों ने किन किन औषधियों का सेवन किया था? इसका ठीक 2 अनुसंधान कर आप लोग पुनः एक हफ्ते के बाद मुझसे मिलें और सारी बातों का पूरा 2 रिपोर्ट दें। वैद्यों ने घर पहुंचकर हर प्रकार से खोजबीन कर 8वें दिन फिर दरबार में उपस्थित हुए। एक वैद्य ने कहा, पृथ्वी नाथ, इस मास में केवल 4 रोगियों की दवा की गई थी, जिसमें एक रोगी को आशा पल्लव के जड़ की धूनी से आरोग्य लाभ हुआ था। तब बीरबल ने पुनः प्रश्न किया, अच्छी बात है, अब बतलावो कि इसकी जड़ तुम लोग कहाँ से लाए थे? ध्यान रहे कि झूठ बोलने वाले को कठिन दंड दिया जाएगा। बीरबल की ऐसी सख्ती देखकर विचारे वैद्यों के रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से एक, जो आशा पल्लव के जड़ का इस्तेमाल किए था, डरकर बोला, महाशय जी, मेरा नौकर उसको जंगल से खोद लाया था, मेरा अपराध क्षमा किया जाए, आगे फिर ऐसा न करूंगा। बीरबल बोला, पहले उस नौकर को उपस्थित करो, फिर जैसा होगा उस पर आगे विचार किया जाएगा। वैद्य ने उसका पता ठिकाना बतला दिया। तब एक अर्दली को भेजकर उसे बुलवाया गया। नौकर तुरंत हाजिर हुआ। बीरबल ने पूछा, क्या तू आशा पल्लव के वृक्ष को पहचानता है? नौकर ने उत्तर दिया, बेशक, गरीब परवर उसे मैं बखूबी पहचानता हूं। बीरबल, किसी दिन तू वैद्य की आज्ञा से उसका मूल खोद कर लाया था? नौकर, हाँ पृथ्वीनाथ, लाया था। बीरबल भ्रिकुटी चढ़ाकर बोला, क्या उस पेड़ के नीचे गड़ी अशर्फियों को तू ही खोद लाया है? बेहतरी चाहता है तो उन्हें जल्द लाकर उपस्थित कर, नहीं तो अभी तेरी चमड़ी उखाड़ ली जाएगी। नौकर बीरबल की धमकियों में आकर घबरा गया और कांपता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ, मेरा अपराध क्षमा किया जाए तो मैं उन अशर्फियों को आपके सामने ला धरूं। बीरबल ने उसे अभयदान दिया। वह अपने घर जाकर सारी अशर्फियां उठा लाया। बीरबल अशर्फियों को देखकर भीतर भीतर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन अशर्फियों को मट्टी चूस के हवाले कर विदा किया। विचारे वैद्य छोड़ दिए गए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 दोस्तों, ये कहानी अकबर बीरबल की सबसे फेमस और लंबी कहानी है, पूरी जरूर सुने। दोस्तों, एक दिन बादशाह जनाने महल में गाना सुन रहे थे। उसके कुटुंब की सारी स्त्रियां उपस्थित थीं।
वहां पर सिवा बादशाह के दूसरा कोई मर्द नहीं था। यह जुमावड़ा बादशाह की बेगमरमों के मत से हुआ था। उनका विचार था कि बादशाह प्रेम में फांसकर कुछ दिनों तक महल में रखे जाएं। उनका उद्योग भी कुछ दो सफल होते दिखलाई पड़ा। बादशाह उनके प्रेम में फंस गए। एक बेगम जिसका कोकिल कंठा नाम था, सबके अंत में एक वियोग मिश्रित गजल गाना शुरू किया। उसकी ऐसी दीनता भरी गजल से बादशाह पिघल गए और उससे पूछे, इस गाने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? बेगम ने कहा, प्रभु आपका अधिकतर समय लड़ाई ही में बीतता है और यहाँ हम घर में पड़ी दो आपके वियोग की एक एक घड़ियों को वर्ष के समान काटती हैं। प्रभु क्या यह अनुचित नहीं है? मैं अपने हृदय की गवाही अपने मुख से कहाँ तक दें, उसे या तो हमारा मन या अंतर्यामी ईश्वर ही जान सकता है। क्या आप बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय आप कितने समय के बाद लड़ाई से फुर्सत पाकर महल में आए हुए हैं? अब यदि न्याय की दृष्टि से देखें तो आपको हमें छोड़कर जाना उचित नहीं है। बादशाह ने कहा, बेगम साहिबा, आप समझती हैं कि मैं एक लड़ाई ही के काम से बाहर रह जाता हूं, परंतु दरअसल ऐसा नहीं होता। लड़ाई में तो कभी दो जाने का मौका लगता है। जो मैं अपनी प्रज्ञाओं की देखरेख न करूं तो भला इतना बड़ा साम्राज्य कभी टिक सकता है? मेरी अपकीर्ति संसार में फैल जावे। 2-4 दिनों की तो तुम्हारी प्रार्थनाएं भले ही स्वीकृत को जा सकती हैं, परंतु 1 साल व 6 मास को गुंजाइश नहीं है। मेरी अयोग्य सेवाओं से चिढ़कर मेरे सरदार और शाहजादे मुझसे गदर मचा सकते हैं, फिर मैं कितनी कठिनाई में पड़ जाऊंगा, क्या कभी इस पर भी विचार दौड़ाती हो? हाँ, इतना भले ही कर सकता हूँ कि जो समय राजकीय कामों से बचाकर शिकार आदि में लगाता हूँ वह तुम्हारे पास ही रहकर बिताऊंगा। अब इससे अधिक और क्या चाहिए? बादशाह के ऐसे रूखे उत्तर से सकुचाकर बड़ी बेगम साहिबा ने कहा, प्रभु आप सारी बातें भले ही सही दो कहते हों, परंतु फिर यह भी विचार करें कि हम घर में रहने वाली बेगमों का दिन रात कैसे कटे। क्या हम पशु के समान बंधी पड़ी रहे? तब एक दूसरी बेगम बोली, प्रभु आपकी न्याय प्रियता सब पर विदित है। आप अपने छोटे से छोटे कर्मचारियों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, तो क्या कारण है कि हम लोगों की न सुनेंगे? चाहे जो हो, आज तो हम आपको यहाँ से हिलने न देंगी। आगे हमारा प्रारब्ध जाने। सेखी करना भूल है, पर हम लोगों की बिना आज्ञा लिए आप कैसे जाएंगे? तीसरी बेगम मुस्कराती और नेत्रों का बाण चलाती हुई बोली, आप लोग भी क्या हैं? हमारे स्वामी अपनी दयालुता के लिए विश्व विख्यात हैं। ये अब हमारी प्रार्थनाओं को मानकर आज से हम लोगों का साथ छोड़कर कहीं न जाएंगे। यदि तुम लोगों को मेरी बातों का विश्वास न हो तो मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। जिसका जी चाहे मुझसे आकर हाथ मारे। चौथी बेगम हाव भाव दिख लाकर बोली, बहनों, स्वामी जी तो नाही करते ही नहीं हैं, आप लोग इतना आग्रह क्यों करती हैं? मौन्य स्वीकृति लक्ष्य नम उत्तर न देना ही स्वीकार कर लेना है। बादशाह इन स्त्रियों के नेत्र कटाक्ष और हाव भाव में बंध गए। किसे क्या उत्तर देना चाहिए इसका उन्हें कुछ भी ज्ञानन रहा और विवश होकर बोले, बेगमों, आप लोगों के प्रेम से मैं गदगद हो गया हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब तुम्हारे पास ही रहूंगा। बादशाह के मुख से इतना निकलना था कि बेग में प्रसन्नता से उछलने लगों और उनके बहुतेरे नए नए नखरे और हाव भाव होने लगे। नित्य के नए नए प्रेम और नई नई मन बहलाव की बातों से बादशाह का मन ऐसा लग गया कि उन्हें अपने दरबार तक की सुध बुध न रही। राज में क्या होता है और क्या नहीं इसकी कुछ भी चिंता न रही। कई महीनों का समय इसी प्रकार गुजस्त हो गया, परंतु बेचारे दरबारियों को बादशाह की खोज करते ही बीत गया। उन्हें यहाँ तक भेद न मिला कि आखिरश बादशाह किस पर्दे में जा छिपे हैं। जनाने में रहने का तो हवा भी नहीं लगने पाई थी।
इधर राज्य में गदर हो जाने की आशंका उत्पन्न हो गई। ऐसी दशा में दरबारियों को बादशाह का अभाव बहुत खलने लगा। बेग में दरबारियों से बड़ी सतर्क थीं। वे सब पहले ही से दृढ़ संगठन कर चुकी थीं कि बादशाह का भेद दरबारियों को न मिलने पावे नहीं तो हमारे रंग में भंग डालने को उद्यत हो जाएंगे और कोई न कोई चाल चलकर स्वामी को हमारे कब्जे से बाहर निकाल ले जाएंगे। बादशाह प्रेम पास में ऐसे जकड़ गए थे कि उन्हें इतना भी गम नहीं था कि कहाँ सुबह हो रहा है और कहाँ सांझ। बेगमों को अन्य दरबारियों से तो उतनी चिंता न थी, परंतु बीरबल और गंग कवि का उन्हें बराबर खटका बना रहता था। उनको विश्वास था कि यदि इन दोनों में से एक को भी किसी प्रकार से बादशाह का महल में होना विदित हो जाएगा तो ये हाथ मारकर बादशाह को हमारे कब्जे से बाहर निकाल ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सहचरियों और पहरे के सिपाहियों को खूब सावधान कर दिया था। इतना ही नहीं, उनको अच्छी चौकसी के लिए छिपे तौर से कुछ अधिक वेतन भी देती थीं और उन्हें हुक्म दे रखा था कि कोई भी मर्द महल के भीतर प्रवेश न करने पाए। जो काम बादशाह के करने का था वह सब रुक गया। बाहर बाहर से कितने ही राजदूत आए, परंतु उन्हें गद्दी खाली मिली। इस घटना को देखकर वे बहुत ही चकराए। इधर नगर निवासियों के चेहरे पर भी कालिमा का पर्दा पड़ने लगा। आज 9-10 महीने से बादशाह का गुम हो जाना बड़े आश्चर्य की बात थी। धीरे धीरे लोगों का विचार पलटा खाने लगा। वे अपनी मनमानी करने पर उद्यत हुए। दरबारियों को गुप्तचरों के जरिए सारी बातें विदित हो जाती थीं, इसलिए उन्हें भय था कि कहीं बाहरी राजदूत कोई नया फसाद न खड़ा कर दें। बीरबल ने सोचा कि अब बिना बादशाह का पता लगाए अच्छा न होगा। अतएव इसका भार बीरबल ने अपने ही सिर उठाया। मुख्य मुख्य सभासदों की एक प्राइवेट गोष्ठी हुई। सबको संबोधन कर बीरबल बोला, मित्रों, अब राज का काम संभ लते नहीं दिखता है, कारण कि बादशाह के गायब हो जाने का समाचार दूर देशों तक फैल चुका है। बाहरी राजदूत टंटा फानने पर उद्यत दिखाई पड़ते हैं। ईश्वर न करे कि कहीं से शत्रुओं को चढ़ाई हो जाए, नहीं तो अपने उद्धार में बड़ी अड़चन पड़ेगी। ऐसी स्थिति में एक ही शत्रु नहीं होते, बल्कि राज्य के लोभ से जो लोग मित्र रहते हैं वे भी शत्रु बनकर चढ़ाई करने पर उद्यत हो जाते हैं। फिर इस स्थिति को हम कैसे संभाल सकेंगे? इसलिए हमें मुनासिब है कि तन मन तथा धन से बादशाह की खोज में कटिबद्ध हो जावें। तोडरमल नामी एक प्रधान दरबारी बोला, बीरबल, मेरी अनुमति से आप पहले महल के उन स्थानों का अन्वेषण करें जहां तक कि आपको महल में जाने की आज्ञा है। बीरबल ने कहा, यह मैं इससे पहले ही कर चुका हूं, परंतु जब मेरा कुछ वश न चला तो आज यह बात आप लोगों के सामने उपस्थित किया है। गंग कवि बोला, आप लोगों को विदित है कि मैं बादशाह को देखने के लिए कितना उतावला हो रहा था, सो कल मुझसे बादशाह का साक्षात्कार हो गया। मानो सूखते विरवे पर पानी पड़ गया, सबकी आंखें खुल गई। बीरबल ने पूछा, आपने बादशाह को कहाँ पर देखा था? गंग ने उत्तर दिया, वह दिलाराम बेगम के कमरे में सोए थे। बीरबल ने कहा, ठीक है, बेगम ने बादशाह को मोहित कर लिया है। भला ऐसी दशा में बादशाह दरबार में कैसे आ सकते हैं? गंग कवि ने कहा, केवल पता लगाने ही में मुझे जान पर खेलने की नौबत आ पहुंची थी। अब वहां से निकाल लाना कोई आसान बात नहीं है। बीरबल ने गंग को उस्काते हुए कहा, फिर भी यह काम सिवा कविवर गंग के दूसरे के किए हो भी नहीं सकता। एक अन्य दरबारी ने भी कहा, भाई, यह साधारण एहसान नहीं है, बादशाह को निकाल लाने वाले की कीर्ति अमर हो जाएगी, कारण कि इससे अगणित लोगों का उपकार होगा। गंगजी तुरंत कार्य संपा दन के लिए अग्रसर होइए। गंग बोले, क्या खूब जान पड़ता है कि आप लोग मेरा ही प्राण लेने को उद्यत हुए हैं।
खान खाना अब तक चुप्पी साधे हुए था, परंतु गंग को कच दियाते देखकर बोला, गंगजी, इसमें आपके लिए कोई भय करने की बात नहीं है। यदि बादशाह क्रोधित भी रहेंगे तो आपकी तरफ देखते ही पानी दो हो जाएंगे। यह कोई साधारण काम नहीं है, इससे आपको एक बड़ा एहसान मिलेगा। गंग बोला, क्या आप लोग उन बेगमों को कुछ कम समझते हैं जो बादशाह को अपने प्रेम फांस में जकड़कर आज 10 महीनों से गुम किए हुए हैं? यदि वे मुझसे रुष्टा होकर बादशाह को उल्टा सीधा समझा देंगी तो बादशाह मेरी जान लेने पर उतारू हो जाएंगे। मेरे बाल बच्चे बिलबिलाकर वे मौत मरेंगे। बादशाह को महल से बाहर निकाल लाना शेर का सामना करना है। बीरबल बोला, गंगजी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि अब की बार बादशाह उन बेगमों के हाथ से छूटे की समझ लेना कि फिर वे उनके हाथ न लगेंगे। इस बार हो उन सबों ने उन्हें कैसे फंसा लिया, मुझे तो इसी पर बड़ा आश्चर्य आ रहा है। अब राजा टोडरमल की बारी आई। वे बोले, कविवर, आपको हतोत्साह होना शोभा नहीं देता। यह काम कवियों का ही है कि दूसरों को उत्साह देते हुए लड़ाई में स्वयं अपना प्राण भी विसर्जन कर देना। इसके अनेकों प्रमाण पुस्तकों में भरे पड़े हैं। लड़ाई में प्राण देकर हमारे प्राचीन कवियों ने केवल थोड़े से आदमियों की जीवन रक्षा की होगी, यहाँ तो समस्त भारत को काल की गाल से बचाना है। आप धैर्य से काम लें, कामयाबी आपके ही द्वारा हासिल होगी। इस महान पुण्य का भागी होना विधाता ने आप ही के कर्म में लिखा है। बीरबल गंग को प्रोत्साहित करने के लिए फिर बोला, हमारे कवि सम्राट तो सदा से सूरमा हैं, इस बार न जाने क्यों इनका मन कदा रहा है। क्या राज का प्रबंध उलटने वाला तो नहीं है? हरेच्छा भावी बड़ी प्रबल होती है। गंग से चुप न रहा गया। वे बोले, दीवान साहब, अब कुछ न कहो, आपके बोलने से मेरा कलेजा फड़कने लगता है। आपने कोई जादूगरी तो नहीं सीख रखी है, या आपकी वाणी में कोई मोहनी शक्ति तो नहीं घुसी हुई है? मैं आपकी बातें सुनते ही आपके फेर में आ जाता हूँ। टोडरमल ने कहा, देखो गंग, मोहनी सोहनी कहना तो टाल मटोल की बातें हैं। अब आपको अपना विचार स्पष्ट कर देना चाहिए, या तो हाँ करो वा नाही करके सारा बखेड़ा दूर कर दो। गंग बोले, क्या खूब, आप सब लोग एक मत होकर मेरे पीछे पड़ गए हैं, परंतु स्मरण रखना कि इस बार प्राण लेने देने की बारी है। जब सर कटाने की दशा उपस्थित होगी तो क्या उस समय भी मेरी रक्षा करोगे? बीरबल ने सबको इशारा किया, जिस कारण सब सभासद एक साथ हामी भरने को तैयार हो गए। बीरबल बोला, कविवर, आपका एहसान इस सभासदों पर सबसे बढ़कर होगा। क्या इतने लोगों के कहने पर बादशाह विचार नहीं करेंगे? टोडरमल ने कहा, गंगजी, अब तत्काल बादशाह को महल से निकाल लाने का उपाय करो। गंग बोला, मैं दीवान बीरबल और राजा टोडरमल प्रभृत सभी दरबारियों से आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूँ कि इस समय मेरा दिल और दिमाग काम नहीं करता है, अतएव इस समय यश प्राप्ति के लिए कोई दूसरा दरबारी बीड़ा उठावे। मेरी सम्मति में तो ऐसा आता है कि बीरबल, मानसिंह, टोडरमल और खानखाना प्रभृत कोई भी दरबारी इस काम का भार अपने सिर ले तो अति उत्तम हो। राजा टोडरमल बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने विचार किया कि जिस बात को हम लाख घंटों परिश्रम कर इतने ऊंचे पहुंचाया था, वह थोड़े ही में गिरना चाहती है। यदि सचमुच में गिर ही गई तो यह आज की सभा निष्फल हो जाएगी। उन्होंने कहा, जो काम जिसके करने का है वही उसके करने का असली हकदार है। कविवर, यह काम कवियों का है, इसे की दूसरा नहीं कर सकता। गंग कभी इस बार बिल्कुल निरुत्तर हो गया। असल में बात भी सही थी। सही के आगे हरेक विचार वान पुरुष को झुकना पड़ता है। उसने हामी भर लो और बोला, चाहे जैसे भी हो, अब बादशाह को जनाने महल से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। समस्त दरबारी आनंद विह्वल हो गए।
इस खुशखबरी के उपलक्ष्य में सबों ने ईश्वर पूजा करने की मनौती मानी। इसके पश्चात सभा का काम बंद हुआ। लोग दूसरे कार्यों का संभाल करने लगे। उधर गंग की और ही हालत थी। उसने विचार किया कि जो काम मुझे ही करना जरूरी है, उसमें व्यर्थ आगा पीछा करना उचित नहीं। मैं इस कार्य को आज ही संपादन करूंगा। यह राज दरबार है। गुप्तचर बराबर लगे रहते हैं। कहीं यह सुराख बेगमों को लग गई तो फिर काम होना असंभव हो जाएगा। वे बादशाह को ऐसी गुप्त कोठरी में छिपा देंगी कि वहां तक मेरा पहुंचना ही कठिन हो जाएगा। फिर एक कवि की ऐसी युक्ति भी है, कौल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगो, बहुरी करोगे कब। गंग का ऐसा विचार करना झूठा नहीं था। वह बेगमों के नस नस से वाकिफ था, दूसरे स्त्रियों के भेद भावों का पूर्ण ज्ञाता भी था। प्रातःकाल ही अपने कार्य साधन का निश्चिंत कर जब अर्धरात्रि का अमला आया तो अपनी पोशाक बदलकर भयावनी सूरत बना ली। दिन में ही एक काला बुर्का और एक हाथ भर की ऊंची काली टोपी सिलवाकर दुरुस्त करवा लिए था। जब मध्य रात्रि आई तो बुर्का और टोपी को धारण कर हाथ में एक मोटा सा लड्डू बांध घर से बाहर निकला। एक हाथ में माला भी लटक रही थी। उसने अपनी सूरत राक्षस की बनाई थी। रास्ते में लोगों से साक्षात्कार न हो जाए इस भय से हटता बढ़ता निर्धारित स्थान की तरफ अग्रसर हुआ। जनाने बाग के द्वार पर पहुंचकर आगा पीछा सोचने लगा। उसके मन में यह समाई कि अगर सदर फाटक से चलता हूं तो निश्चय है कि पहरे वालों से मुठभेड़ हो जाएगी। अतएव गुप्तद्वार से चलने में ही कल्याण दीख पड़ता है। तदर्थ उसने गुप्त द्वार का ही आश्रय लिया। रात्रि का चतुर्थ पहर था। लुकते छिपते वह एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां से हल्का प्रकाश बाहर को आ रहा था। बादशाह पाखाने से निवृत्त होकर दातून कर रहा था। उसके चारों तरफ बारांगनाओं की चौकी थी। बादशाह का आनंद उपभोग देखकर गंग चकरा गया और मन ही मन सोचा, भला ऐसा कौन त्यागी होगा जो ऐसा इंद्रभवन का उपभोग त्याग कर दुनिया के बखेड़ों में फंसकर जीवन व्यतीत करेगा। किसी के आनंद में बाधा पहुंचाने से बड़ा प्रायश्चित लगता है, परंतु क्या करूं, मैं तो कर्तव्य की बेड़ी पहन चुका हूं, मुझे तो उसका निर्वाह करना ही पड़ेगा। फलदाता ईश्वर है, उसे जो पसंद होगा करेगा। ऐसा संकल्प विकल्प कर अपने मन को भली भांति पक्का कर लिया। फिर खिड़की के समीप पहुंचकर एक गहरी ललकार देकर बोला, ऐ बादशाह, तू अभी तक अपने को मनुष्य समझकर अचेत पड़ा है, परंतु बाहर के लोग तुझे घोड़े और गधे की उपाधि वितरण कर रहे हैं। क्या तुझे इसका भो कभी ध्यान आता है? मौका है, अब भी संभल जा। इतना कहना था कि वह बड़ी तेजी से निकल भागा। उसके भागने की गति इतनी तेज थी कि चाहे कोई कितना ही दौड़ा क्यों न होता, परंतु उसका हाथ नहीं मार सकता था। बादशाह भीतर से पुकार कर बोले, अरे कोई है, इस नालायक को अभी जान से मार डालो। बादशाह को गंग ऐसा प्रख्यात कवि का शब्द ज्ञात था। उसकी आवाज से उसने गंग का होना निश्चित किया और उसके कहने का भावार्थ भी उनकी समझ में आ गया। लेकिन यहाँ कौन आकर बोल गया, यह उनके मन में स्थिर न हो सका। वह भलो भांति से जानते थे कि इस स्थान पर आने में पशु पक्षी तक भयभीत होते हैं, भला कोई मनुष्य कैसे आ सकता है। उधर विचारा गंग प्राण लेकर भागा तो सही, परंतु फिर भी चौकीदारों की हद से बाहर नहीं जा सका। आखिरश पकड़ा ही गया। चौकीदारों ने देखा कि यह तो कविवर गंग हैं, इनका यहाँ आना मतलब से खाली न होगा। अगर कोई चोर घुसा होता तो हम उसे मार डालते, परंतु इनको मारना उल्टे हम लोगों का प्राण घातक होगा। वे उसे सजीव छोड़ दिए। विचारा गंग कैद कर लिया गया। बादशाह क्रोध से तमतमाया हुआ महल से बाहर निकला। बेगमों ने हरचंद उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु किसी की एक न सुनी।
कवि गंग की घोड़े और गधे वाली उपमा उनके मन में उबल रही थी। बेगमों को अपने दरबारियों की इस हरकत पर बड़ी नाराजगी हुई और वे उन्हें लाखों प्रकार की बद्दुआएं देने लगीं। अंत में यह जानकर उन्हें कुछ तसल्ली हुई कि जिसने हम लोगों के रंग में भंग डालकर बादशाह को बाहर निकाला है, उसका प्राणदंड की सजा मिलेगी और आज से सब पर विदित हो जाएगा कि ऐसा कर्म करने वाले की कैसी दुर्गति होती है। दरबारियों का जब बादशाह का बेगमों के फंदे से छूटना और कवि गंग पर आई विपत्ति का समाचार मिला तो हर्ष और शोक दोनों को एक साथ ही प्राप्त हुए। बादशाह बाहर निकलने के दूसरे ही दिन सारे नगर में अपने प्रकट होने का ढिढोरा पिटवा दिया, जिससे प्रजावर्ग में आनंद की वर्षा होने लगी और अत्याचार यानी बगावत करने की इच्छा करने वालों को भय उत्पन्न हो गया। दरबार के समय नगर के हर एक विभाग से दबारी गण और प्रजावर्ग के लोग आकर दरबार को भरने लगे। बादशाह क्रोधोन्मुख सिंहासन पर आ बिराजे। इतने दिनों के पश्चात आज बादशाह को लोगों ने सिंहासन पर आरूढ़ देखा। लोग बादशाह को सलाम कर करीने से अपनी 2 जगहों पर जा बैठे। बादशाह से रुख मिलाने की किसी में साहस न थी, सबका सिर नीचे को झुका हुआ था। इसी बीच सिपाही लोग गंग कची को रात्रि वाली पोशाक में बांधकर दरबार में ले आए। गंग को प्रोत्साहन देकर भेजने वाले दीवान प्रभृत सभी दरबारियों ने गंग के निराले ढंग को देखा। वे मन ही मन ईश्वर से उसकी खैर मनाते हुए सुअवसर की प्रतीक्षा करने लगे। वे तन मन से उसकी जीवन रक्षा करने के लिए तत्पर थे। बादशाह गंग को न पहचान कर बोले, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या यह कोई प्रेत व पिशाच तथा भूत तो नहीं है। तत् गंग कवि को सुअवसर मिला और वह बंधा बंधा झुककर बादशाह को सलाम किया। सलाम करते समय उसकी लंबो टोपी जमीन पर गिर पड़ी, जिससे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। बादशाह गंग को देखकर पहचान गए और बोले, गंग, तुमने किस अधिकार से रात्रि के समय मेरे जनाने महल में प्रवेश किया था? तुम्हारा कसूर प्राण दंड पाने का है। गंग लाचार था, उसने अपने मुख से कुछ भी उत्तर न दिया। बादशाह की आज्ञा पाते ही बधिक उसे कत्ल करने के लिए म्यान से तलवार निकालकर सामने आए। गंग अपनी अंतिम घड़ियां गिनने लगा, फिर उसका ध्यान उन दरबारियों की तरफ गया जिनकी कृपा से वह इस दशा को प्राप्त हुआ था। वह बारी बारी सबके मुख की तरफ फिरकर देखा। इशारे से हरचंद लोगों को अपनी सहायता के लिए प्रोत्साहित किया, परंतु प्राण जाने के भय से सहायता करने की कौन कहे, कोई सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। बादशाह गंग की सारी हरकतों का मनोमन निरीक्षण कर रहे थे। आखिरकार उनसे न रहो गया और गंग से बोले, गंग, तू आज यह कौन सा ढोंग निकाला है, दरबार है या तमाशे का घर? गंग से रहा न गया। कल की सभा के परामर्शदाताओं की काली करतूत उसे खुल की तरह बेध रही थी। अभी कलह तो वे उसे विमानारूढ़ कर सदैह स्वर्ग पहुंचाने पर तुले हुए थे और आज किसी के मुख में छेद ही नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा प्रतीत होता है कि अगली बातों से इन्हें कुछ भी परिचय नहीं है। जब मुझे काल के गाल में जाना ही है तो इन्हें भी विश्वासघात का मजा चखाकर जाना चाहिए, ताकि सबको आगे के लिए मेरा सबक याद रहे। कवि गंग दरबारियों की तरफ हाथ का इशारा करके बोला, पृथ्वीनाथ, इन्हीं दरबारियों की काली करतूतों के कारण आज मैं इस दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। इसमें इन सबों का सारा अपराध है। फिर उसने सबके सामने प्राइवेट सभा का होना और उसमें लोगों का उसे उभाड़ कर भेजना आदि 2 बातें एक एक कर कहना शुरू किया। गंग कवि को बातों से बादशाह को बड़ा कौतूहल हो रहा था। इस पर तो वे खिलखिलाकर हंस पड़े, जबकि गंग द्वारा उसे मालूम हुआ कि दवारी लोग कल की सभा में उसे बचाने का कष्ट करके अब मुंह से चूं तक नहीं बोलते। बादशाह जो जो गंग कवि से उसकी कहानी सुनते गए, त्यों त्यों उनके क्रोध में कमी आती गई।
अंत में वे प्रसन्न होकर गंग कवि के प्राणदंड की सजा रद्द कर दी और उसके कर्तव्यों को उपकार को दृष्टि से किया जाना समझकर उसे अच्छी पारितोषिक प्रदान किए। बादशाह ने कहा, देखो कविवर, मेरी बातें गठिया कर रख लो। जो लोग मधुर भाषी होते हैं वे कभी भी अपने वादे के सच्चे नहीं निकलते। इसलिए किसी की मीठी मीठी बातें सुनकर उसके फेर में तब तक नहीं आना चाहिए जब तक कि उसका दिली भाव न समझ में आ जाए। बादशाह को अपने दरबारियों की धूर्तता से कुछ खेद सा उत्पन्न हो गया था, इसलिए उनकी तरफ इशारा करके बोले, आप लोगों ने इस विचारे वृद्ध को मरने के लिए तो भले ही उसका कर काम निकाल लिया, परंतु उसके छुड़ाने का किसी ने कुछ भी प्रयास नहीं किया। क्या तुम्हें यही करना यथोचित था? बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, हम लोग कविवर के बड़े आभारी हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जान पर खेलकर हजारों की प्राण रक्षा की है। हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आप परिणामदर्शी हैं, इसलिए उन्हें मरने न देंगे। यदि बीच में हम लोग आपसे कोई छेड़छाड़ करते तो आपकी क्रोधाग्नि और भी भड़क जाती, फिर उस समय हम लोगों के संभाले न संभवती। इन्हीं सब परिणामों पर दृष्टिपात कर सब लोग खामोश रह गए। फिर यह काम समाप्त कर बादशाह पिछड़े राजकीय कामों के करने में तत्पर हुए और पहले के समान बराबर दरबार में उपस्थित होकर सारे पिछड़े हुए कामों को थोड़े दिनों में ही संभाल लिया। दरबारियों की इस चातुर्यता से आतंक फैलाने वालों का सिर नीचा हो गया। दोस्तों, ये प्यारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 6 अकबर बीरबल की कहानी, मूर्ख लोगों की सूची। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल, जी जहां पनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल, जहां पनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो। पहला व्यक्ति, जनाब, मेरा नाम चंगू है।
दूसरा व्यक्ति और मेरा मंगू है। मंगू जनाब, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा और मुझे बहुत मजा भी आने वाला है। बीरबल, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें दो और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूं लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। बीरबल, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल, अच्छा यह बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति, अच्छा ठीक है फिर, खुश होकर अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूं। अकबर, बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल, जहांपनाह, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर, यहाँ कहाँ हैं और कौन हैं, हमें भी बताओ। बीरबल, जहांपनाह, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। अकबर, फिर अकबर हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप हैं जहां पनाह, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से सीख। दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब न हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 5 एक दिन बीरबल और बादशाह में बहुत देर तक वार्तालाप होने पर भी उस बीच कोई हंसी की बात नहीं आई, जिस कारण बादशाह ने अपने मन में सोचा, कुछ नहीं, बीरबल स्वाभाविक बुद्धिमान नहीं है, बल्कि इधर उधर से कुछ व्यवहार की बातें संग्रह कर बुद्धिमान बन बैठा है। एक स्वाभाविक बुद्धिमान को इतने देर की वार्तालाप में हास्यरस ला देना कोई बड़ी बात न थी। अगर वह ऐसा किए होता तो वार्तालाप के साथ ही साथ मेरा मनोरंजन भी हो जाता। ऐसे मूर्ख को अपने पास रखने से कोई लाभ नहीं है। मन में ऐसी दृढ़ धारणा बनाकर वह प्रकट रूप से बोला, बीरबल, आज मुझे तेरी बुद्धि का थाह लग गया। बीरबल उड़ती चिड़िया का दुम्हा पहचानने वाला व्यक्ति था।
इतने ही उद्गार से उसे निश्चित हो गया कि बादशाह मनोरंजन चाहता था जो उसको अभी तक नहीं मिला। उसकी बात काटकर बोला, पृथ्वीनाथ, अब मेरे शरीर में आपको बुद्धि का लेशमात्र भी नहीं दिखाई पड़ेगा। आप उसे क्यों कर देख सकेंगे? मेरी बुद्धि का निवास स्थान तो एकमात्र मेरा दिमाग है। यदि आप उसे देखने के लिए अकुला रहे हों तो आपकी मंशा पूरी हो जाएगी, केवल पहले सा पागल बन जाइए। इतना सुनते ही बादशाह का भ्रम निवारण हो गया। वे संगति के प्रभाव से बहुत कुछ सुधर गए थे। वह उसके प्रति दुर्बुद्धि का प्रयोग करना उचित न समझकर चुप हो गए। इसीलिए कहा गया है कि अच्छी संगत से अच्छी और बुरी संगत से बुरी बुद्धि उत्पन्न होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर ले। 6 ऐसा देखा जाता है कि बादशाह को हंसी मजाक से बड़ा प्रेम था। इसी कारण बात बात में उससे और बीरबल से हंसी हो जाया करती थी। हंसी हंसी में अक्सर बादशाह क्रुद्ध भी हो जाता, परंतु बीरबल कभी क्रोधित नहीं होता था। इस बात को मन में विचार कर बादशाह ने बीरबल को क्रोधित करने की एक नई युक्ति निकाली। वह बोला, बीरबल गाय राधत। तब उत्तर में बीरबल ने कहा, बादशाह शुकर रांधत। बीरबल तो बादशाह के मुख से उपरोक्त पहेली के निकलते ही उसका अर्थ समझकर क्रोधित न हुआ, परंतु बादशाह क्रोधित हो गया और बीरबल से बोला, तुम मुझे मजाक के बहाने शुकर खिलाते हो। तब बीरबल बोला, आप भी तो मुझको गाय खिलाते हैं। बादशाह अपने काफिये का अर्थ बदलकर बोला, मैं तो तुम्हें राधते वक्त गाने को कहा था। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, भला मैं शुकर राधने को कब कहा था? मैं तो कह रहा था कि बादशाह शुकर रखाए। यानी आप शुक तोते की रखवाली करते हैं। आप बिना अर्थ समझे अकारण क्रोधित होते हैं। बादशाह निरुत्तर हो गया। दोस्तों, ये प्यारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक दिन बीरबल और बादशाह में बहुत देर तक वार्तालाप होने पर भी उस बीच कोई हंसी की बात नहीं आई, जिस कारण बादशाह ने अपने मन में सोचा, कुछ नहीं, बीरबल स्वाभाविक बुद्धिमान नहीं है, बल्कि इधर उधर से कुछ व्यवहार की बातें संग्रह कर बुद्धिमान बन बैठा है। एक स्वाभाविक बुद्धिमान को इतने देर की वार्तालाप में हास्यरस ला देना कोई बड़ी बात न थी। अगर वह ऐसा किए होता तो वार्तालाप के साथ ही साथ मेरा मनोरंजन भी हो जाता। ऐसे मूर्ख को अपने पास रखने से कोई लाभ नहीं है। मन में ऐसी दृढ़ धारणा बनाकर वह प्रकट रूप से बोला, बीरबल, आज मुझे तेरी बुद्धि का थाह लग गया। बीरबल उड़ती चिड़िया का दुम्हा पहचानने वाला व्यक्ति था। इतने ही उद्गार से उसे निश्चित हो गया कि बादशाह मनोरंजन चाहता था जो उसको अभी तक नहीं मिला। उसकी बात काटकर बोला, पृथ्वीनाथ, अब मेरे शरीर में आपको बुद्धि का लेशमात्र भी नहीं दिखाई पड़ेगा। आप उसे क्यों कर देख सकेंगे? मेरी बुद्धि का निवास स्थान तो एकमात्र मेरा दिमाग है। यदि आप उसे देखने के लिए अकुला रहे हों तो आपकी मंशा पूरी हो जाएगी, केवल पहले सा पागल बन जाइए। इतना सुनते ही बादशाह का भ्रम निवारण हो गया। वे संगति के प्रभाव से बहुत कुछ सुधर गए थे। वह उसके प्रति दुर्बुद्धि का प्रयोग करना उचित न समझकर चुप हो गए। इसीलिए कहा गया है कि अच्छी संगत से अच्छी और बुरी संगत से बुरी बुद्धि उत्पन्न होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 4 फारस का बादशाह बीरबल की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा सुना करता था, इसलिए उसे बीरबल को देखने के लिए उत्कट इच्छा हुई। अकबर के पास एक पत्र लिखकर भेजा। उसमें बीरबल के बुलाने की बात लिखी थी।
वह अहलकार कई दिन की मंजिल तय कर दिल्ली पहुंचा और बादशाह को अदब से सलाम कर फारस के बादशाह का भेजा हुआ पत्र दिखलाया। अकबर बादशाह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ और अहलकार को अपनी सराय में आराम करने की आशा दी। वहां उसके आराम की सभी वस्तुएं प्रस्तुत थीं। दूसरे ही दिन बादशाह ने बड़े ठाट बाट के साथ बीरबल को फारस भेज दिया। बीरबल फारस पहुंचकर शहर के बाहर एक बाग में अपना डेरा खड़ा कराया और उस अहलकार को अपने आने की सूचना देने के लिए फारस के बादशाह के पास भेजा। जब बादशाह ने सुना कि बीरबल नगर के बाहर मेरे हुक्म की इंतजार कर रहा है, तो उसने अपने समस्त कर्मचारियों को अपने ही सा वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करा सबके सहित दरबार में जा बैठा और बीरबल को आने की आज्ञा दी। अहलकारे से बादशाह के बुलावे का पत्र पाकर बीरबल राजमवन में उससे मिलने आया। वहां की अजोब हालत थी। सब लोग एक ही तरह की पोशाक पहने हुए यत्र-तत्र बैठे थे। बीरबल एक तरफ से सबको लक्ष्य करता हुआ धीरे दो बादशाह के पास जा पहुंचा और उसे अदब से सलाम कर उसके समीप आप भी बैठ गया। बादशाह फारस ने पहले उसकी बड़ी आवभगत की पश्चात उससे पूछा, बीरबल, तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं ही फारस का बादशाह हूँ? बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, आपका दृष्टिकोण सब पर था और सबका ध्यान आप पर था। इससे मैंने आपको बिना परिश्रम ही आसानी से पहचान लिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 5 एक दिन बादशाह को एक नई तरंग सूझी। उसने बीरबल को तुरंत आज्ञा दी, बीरबल, एक ऐसा मनुष्य ढूंढ ला जो सब सयानों का सरताज हो। बीरबल किसी बात से भला कब हताश होने वाला था। उसने झट उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, शीघ्रातिशीघ्र ढूंढकर हाजिर करूंगा, परंतु इस काम में 10,000 रुपयों की आवश्यकता है। बादशाह की आशा से बीरबल को तत्काल 10,000 रुपयों की थैली दी गई। बीरबल रुपयों को लेकर अपने घर चला गया। थैली घर पर रख आप 100 सयाने का एक सयाना की फिराक में शहर की गलियों को छानने लगा। मशल मशहूर है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ दैवात। उसे एक अहीर मिला। उसको देहाती चतुर देख बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर उसके कान में समझाया, देखो, यदि तुम मेरे कहने के अनुसार करोगे तो मैं तुझे 100 रुपया इनाम दूंगा। ग्वाला भला काहे का इनकार करता। बेचारे ने इकट्ठी 100 रुपयों की गुल्ली आजन में नहीं देखी थी। उसको अपने अनुकूल समझकर बीरबल बोला, देखो, मेरे साथ तुम्हें बादशाह के पास बलना होगा। यदि बादशाह तुमसे कुछ पूछें तो एकदम चुप रह जाना। वह बोला, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। बीरबल उस अहीर को अच्छे 2 वस्त्रों से सुसज्जित कर शाही दरबार में ले गया और बादशाह के समक्ष खड़ा कर बोला, पृथ्वीनाथ, आपकी आज्ञानुसार सयाना मनुष्य हाजिर है, उसकी परीक्षा कर लें। बादशाह उसे और समीप खड़ा करा कररियो प्रश्न करना प्रारंभ किया, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे माता पिता तुमको किस नाम से पुकारते हैं? कौन सी बात विशेष जानते हो? बादशाह ने बारी बारी से इसी प्रकार अनेकों प्रश्न किया, परंतु वह तो सोहबल्ले की तरह पहले से ही पढ़ाकर पक्का कर दिया गया था। उत्तर काहे को देता। अब बीरबल को उसे संभालने की बारी आई। वह बोला, पृथ्वीनाथ, आपके पूछने का इस आदमी ने यह अर्थ निकाला है कि न जाने बादशाह यह सब बातें पूछकर पीछे क्या करें, क्योंकि ऐसी कहावत उसे पहले ही से याद है, राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीति। डरते रहियो भाइयों, थोड़ी पारले प्रीति, पदार्थ मौन धारण कर लिया है। आपने सुना होगा, चुप्पा सबसे भला। बादशाह को बारबल की शिक्षा से आनंद प्राप्त हुआ और अहीर को घर जाने की छुट्टी मिल गई।
दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर, और ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और ये वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।